पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, कई बरसों से रिपोर्टिंग करते हुए हम ये देख रहे हैं कि जब भी महंगाई होती है, मुर्गी की कीमत बढ़ती है, तेल की कीमत बढ़ती है, गैस की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती है, अशिया खुर्द व नोश की कीमतें बढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं हुकूमत में बैठा हुआ कोई ना कोई शख्स इसका फायदा उठा रहा होता है। पिछली हुकूमतों में भी यही चीज थी और इस हुकूमत में भी यही चीज है। और मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ एक एक एडवाइजर, SAPM और चंद वुज़रा, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ अच्छे SAPM भी हैं, कुछ अच्छे एडवाइजर्स भी हैं, लेकिन चंद लोग जो इस में काफ़ी अरसे से मुशर्रफ दौर से बाकियात इस हुकूमत ने इनहेरिट की हैं, उनके असास से अरबों के बने अवाम गरीब होती जा रही है। और जिस अवाम के बारे में इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में वजीर आजम ने कहा कि आज पाकिस्तान में 50% लोग तकरीबन गुर्बत की सतह में, 25% तो गुर्बत की सतह से नीचे हैं और 25% ऐसे हैं जो किसी भी वक्त गुर्बत की सतह से नीचे आ सकते हैं। बेरली सर्वाइविंग 50%, 11 करोड़ अवाम। और चंद जिसको वजीर आजम ने कहा था कि इलीट कैप्चर यहां पे हुआ, वो इस हुकूमत में भी बाकायदा तौर पर शामिल है। तो वो कहा जाता है, शायद इसीलिए कहा जाता है कि गिरा कट गया और कफन चोर आ गया। तो आज नाजरीन हालात ऐसे ही हैं और वजीर आजम, अल्लाह उन्हें सेहत दे, कोरोना से जल्द सेहतियाब करे, वापस आके उन्होंने काबीना में एक रीशफल भी करना है, कारकर्दगी भी देखनी है। तो क्या वजीर आजम ये देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसका है? और अपनी मेज पे जो रिपोर्टें 2 महीने से मिट्टी उनके ऊपर पड़ रही है, गर्द चाट रही हैं, सिर्फ इसलिए कि वो SAPM या एडवाइजर्स अरबपति हैं और मुशर्रफ दौर से चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे सहाफ़ी हो, चाहे हुकूमत, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट्स हो, जुडिशरी का तो मैं नाम नहीं ले सकता, हमारे पर जड़ते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से, हर जगह पे ये अरबपति मुशर्रफ दौर से लेके आज तक बैठे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट में कुछ बड़े बड़े लोग ऐसे हैं कि यार इन बिजनेसमैनों को कुछ नहीं कहना चाहिए, इनकी करप्शन तो छोटी होती है। जी हाँ, वही हमजा शहबाज शरीफ वाली बात, ऐसी भी बातें आजकल हो रही हैं। तो फिर एहतसाब किधर जाएगा? तो क्या फिर एहतसाब के साथ वही होना चाहिए जो मरियम नवाज कह रही हैं? और 26 मार्च को जो कुछ उन्होंने अंदिया दिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अंदिया दिया कि नैब के साथ होना है, जब हुकूमत की कमिटमेंट भी अंडर क्वेश्चन आ जाए, एहतसाब 2.5 साल से हम देखें कि कुछ प्रोग्रेस ना हो रहा उस पर, तो फिर जो मरियम नवाज और फजलुर रहमान का सोल्यूशन है, क्या वही एक सोल्यूशन इस मुल्क के पास बच गया है, या कि वाकई हम लोग एहतसाब के हवाले से सीरियस भी हैं? प्रोग्राम में इसी हवाले से नाज़रीन थोड़ी तफसील से बात करेंगे और स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के साथ बात करेंगे। और मैं अपने मेहमान का आपसे आज करवा दूँ, मिनिस्टर इन वेटिंग हल्फ उठाने के लिए सेनेटर शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। साबिक वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात हैं और हमारी तो ख्वाहिश थी कि शायद एनर्जी के अगर पावर के मिनिस्टर होते तो शायद आज सर्कुलर डेट ख़त्म हो गया होता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सेनेट की एक सर्कुलर डेट पे रिपोर्ट आई थी अगस्त 2018 में, और इसमें जो चीज़ें लिखी हुई थी अगर उस पर अमल होता तो आज ना आपके बिजली के बिल ज्यादा बढ़ते, ना सर्कुलर डेट। क्योंकि जो बात सेनेटर शिबली फराज और इस कमेटी को समझ आ गई थी कि 1 रुपया जब आप बिजली की कीमत बढ़ाते हैं तो 126 अरब रुपया सर्कुलर डेट हुकूमत पाकिस्तान का बढ़ता है। तो क्या शिबली फराज अगर पावर मिनिस्टर होता तो यही फैसले करता जो उमर अयूब साहब, जिनके बारे में मुबैना तौर पे कहा जाता है कि उनके ससुर की या ससुराल की है सैफ पावर, या रजाक दाऊद साहब रोश पावर, या नदीम बाबर, जो लोग बैठ के ये फैसले करते हैं, इसी तरह के फैसले होते, शायद मुख्तलिफ होते। उम्मीद तो ये की जा सकती है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। मैं इस पर थोड़ा ये पैराग्राफ आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि सर्कुलर डेट आपकी हुकूमत में आके बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तो उसमें थोड़ा बाद में आते हैं। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है ब्रॉडशीट के ऐसे, उस पर भी बात करेंगे। उससे भी पहले लेकिन आज कमाल नहीं हो गया PDM में के बारे में आप लोग जो बात कहते थे, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अब से कुछ देर पहले मंसूरा में कुछ सिलेक्टेड का, क्योंकि जो दोनों नारे लगाते थे और बिलावल ने पार्लियामान में पहली दफा सिलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल किया था, इशारतन क्या ये ताना बिलावल भुट्टो साहब को दिया गया था, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका आज उन्होंने जवाब दिया? आइए देखते हैं। अगर किसी का इल्जाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सिलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। जी नाज़रीन, और बिलावल साहब को ये कहना क्यों पड़ा? क्योंकि इस हवाले से बाकायदा एक टॉन्ट किया गया था, और टॉन्ट किसने किया था? मरियम नवाज साहिबा ने। आइए देखते हैं।
अगर मैंने इशारा न करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती, मैंने इशारा करना था, कर दिया। जी नाज़रीन, और आपने देखा और सवाल बड़ा वाज़ेह था कि इशारा ये क्या है, और उन्होंने बताया कि इशारा किस तरफ है और किस तरह से उन्होंने बात की। और इस हवाले से नाज़रीन जो बड़ी खबर है वो क्या है, आइए देखते हैं। रात को खुशी से उछलता है कि आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई है, और आज ये कहेगा आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई है। कल को ये देखेगा, तालियां बजाएगा कि आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई, आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई है, आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई है, आहा। ये अदील राय साहब, आप पता नहीं क्यों आप इस शॉट पे फंस जाते हैं। मैंने आपको आज के हवाले से बड़ी खबर का बताया था कि वो चलाना है, और वो मैं अब स्पेसिफिकली आपको बताया, तो प्लीज़ दोबारा ये मत लाइएगा। आप बार बार मेरे ख्याल आपका कंप्यूटर फंस जाता है या क्या इशू है कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से पीडीएम का फैसला क्या था और लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा। अब प्लीज़ काइंडली ये वाला चला दीजिएगा। ये मुत्तफिका पीडीएम का फैसला था जिसपे पीडीएम की मोहर लगी हुई है। उसमें पूरा कंसेंसस था कि सेनेट चेयरमैन के लिए सब जमातें जो हैं वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को सपोर्ट करेंगी, वोट भी देंगी। डेप्यूटी चेयरमैन है, उसके लिए JUIF के जो उम्मीदवार थे हैदरी साहब, उनको भी सपोर्ट करेंगी। और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। अब चूंकि ये असूली फैसला हो चुका है, किसी की हार जीत के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की। ये बात नहीं हुई थी कि कोई हार जाएगा तो ये फैसला तब्दील हो जाएगा। जी नाज़रीन, तो एक सेंटर शिबली फराज साहब, बिलावल साहब ने जो हवाला दिया सिलेक्टेड ख़ानदान लाहौर का, लाहौर से तो वज़ीर आज़म का भी ताल्लुक़ है, उनको कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में पहली दफ़ा उन्हीं को कहा था या किसी और को कह रहे हैं बिलावल साहब? देखिए, मैं इससे पहले कि आपको इस बात का जवाब दूं, जो फुटेज आपकी उधर चल भी रही है, जो कि कल मरीम नवाज़ ने मौलाना फजल रहमान के साथ और फिर मरीम नवाज़ ने अलहदगी में, जो कि कन्वेंशन में, यूथ कन्वेंशन में उन्होंने जिस तरह का ख़िताब किया, जो उन बातें उन्होंने की, वो मेरा ख़्याल है कि वो सारे वो बातें जो आपने अपने रज़ाइये में की हैं, उसमें एक बहुत बड़ा एक रीज़न है जिसकी वजह से इस मुल्क में जब से ये इक़्तिदार में आए हैं, जिस तरह से कानून को अपने मातहत रखने की कोशिश की गई है, इदारों को इंटिमिडेट करने की कोशिश की गई है, इदारों को मफलूज किया गया है। और इसी तरह जिस तरह से कि उन्होंने अपना एक जिस जोम में उन्होंने बातें की, उससे यही ज़ाहिर होता है कि बजाय इसके कि इदारा कोई भी हो, अगर वो आपको बुलाए, आपका ये आईनी फ़र्ज़ बनता है कि आप उसके सामने पेश हों, आप उससे एग्री करें या ना करें। और लेकिन ये हमने कभी नहीं देखा था कि ये कल्चर जो वो डेवलप कर रही हैं, जिसमें कि वो एक तो ये है कि इश्तियाल अंगेज़ी और लश्कर कशी इदारों पे वो हाईली कंडेमेबल है। और हम ये समझते हैं कि जो बयानियाँ लेके वो चल रही थी, या जो अभी उन्होंने जो एक मुल्क में इंतशार फैलाना, इदारों पे चढ़ाई करना, चूँकि उनको ये उनके जहन में है कि वो उनके खिलाफ फैसला देंगे, ये चीजें जो है ना, ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है जो कि उन्होंने शुरू किया है और पहले भी दिखा चुकी है। कुछ देर पहले एक प्रेस रिलीज आया कि हम किसी खौफ में नहीं आएंगे, और रेंजर्स की सिक्योरिटी भी उन्होंने मांग ली है। तो रेंजर्स अब पिच होगी अगेंस्ट मौलाना फजल रहमान और नून लीग, जिन्होंने ऐलान किया कि हम तो पहुंचेंगे। नहीं, देखें, इशू ये नहीं है। इशू तो ये है कि किस तरह से आप जत्थों को लेकर और एक आपकी जो पेशी है, तो ये तो फिर एक ट्रेंड बन जाएगा। ये जो जेलों में बैठे हुए हैं गरीब लोग, उनका क्या कसूर है? वो भी अगर अदालत में पेशी पे आए तो अपने साथ गुंडे ले आए, अपने साथ बदमाश ले आए, और वो जो है तो उस पर धमकाएं उस इदारे को, जज को, और फैसले अपने मर्जी के लें। ये तो पूरे पाकिस्तान के जो गुंडे और इस तरह का क्राउड जमा करके हमलावर हो सकता है, उसका तो पूछगछ नहीं होगी, गरीब आदमी से ही होगी पूछगछ। क्योंकि साल पहले तो पथराव हुआ था नैब पे, नैब ने साल भर बुलाया नहीं, अब बुला रहे हैं। तो अब मतलब यही है इस बात का। ये तो देखें, नैब इसका जवाब देगा, लेकिन मैं तो वो बात करूंगा कि जो कि सियासी कल्चर को जिस तरह से आलूदा किया गया है और किया जा रहा है, जिसमें कि सियासत के पीछे छुपकर और अपने उस ग्रोह को जिसने कि इस मुल्क में गैर कानूनी तौर पर अपने असासे बनाए, गैर कानूनी काम किए, और उसकी जवाब तलबी या उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आपको कोई इदारा बुलाता है, तो ये ट्रेडिशन बन जाएगी कि जिस तरह आप जत्थे लेके पहुंच जाएंगे, आप जो है तो इंटिमिडेट इस तरह से करेंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे जस्ट बिकॉज आपकी योर रॉयल हाइनेस को बुलाया गया है उसमें। तो ये तो बजाय इसके मौलाना फजल रहमान, उन्होंने, उनका भी यही वो है, उन्होंने कहा था कि जी मैं नैब कौन होता है जो मुझे बुलाता है?
नैब जो है तो वो नून लीग कहती है आप सियासी इंतकाम ले रहे हैं और आप लोग खौफजदा हैं, और खौफजदा ये है कि डस्का में इलेक्शन, बाई इलेक्शन में आ रहे, अभी NA 249 कराची में, और ये 2 रिजल्ट अगर आ गए तो आप लोगों के लिए तो मसले ही मसले हैं सारे। नहीं, हमारे लिए तो अल्लाह ताला के फजल से हमारी नीयतें ठीक है, हम ठीक काम कर रहे हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर एक ईमानदार आदमी है, उसके नीचे हम सब काम कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि ये हमें इनसिक्योरिटी नहीं, इनसिक्योरिटी तो इन मोहतरमा को है, जो कि बजाय इसके कि जवाब देने के उन्होंने लश्कर कशी का प्लान कर दिया है। आप मुझे बताएं कि अगर इधर मैं आप कोई मेरे खिलाफ प्रोग्राम करें या हमारी पार्टी के, और इधर जो है तो हम अपने वर्कर्स को ले आएं, उसका क्या मकसद होगा? ये तो कानून का और इदारों की बात हो रही है, जिसमें कि आपने अदारों को न सिर्फ अपने दौर में अपने मातहत रखा। आप मैसेज तो नहीं दे रहे कि आपकी हुकूमत के वुज़रा और SAPM के खिलाफ प्रोग्राम किए तो ये वाला? नहीं, मैं तो आपको एक मिसाल दे रहा हूं, मैं आपको मिसाल दे, यू नो इट, कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत संजीदा बात है कि ये एक बहुत खतरनाक खेल खेल रही हैं, और इन्होंने ये लगता ये है कि ये इन्होंने तय कर लिया है कि चाहे खुदा ना खास्ता ईंट से मुल्क की ईंट से ईंट बन जाए, लेकिन ये जो है तो अपनी दौलत को, अपनी जो इन्होंने गैर कानूनी दौलत जमा की है, बिलावल साहब ने किसके हवाले से कहा है वो उसको ये प्रोटेक्ट करेंगी। सिलेक्टेड का किसको कहा है? वो जाहिर है कि लाहौर का खानदान। आपसे मैं पूछता हूं कि कौन है जो कि सियासत में पिछली 35-40 साल से 22 साल से तो लाहौर जमान पाक वजीर आजम इमरान खान साहब तो जदोजहद कर रहे हैं, 22 साल से जदोजहद कर रहे हैं। वो खानदान नहीं है, इंडिविजुअल है। नहीं, वो तो इमरान खान तो इंडिविजुअल है, वो तो एक सिंबल है। किसका जिक्र किया है? वो तो जाहिर है नवाज शरीफ के खानदान का ही जिक्र किया है। इसमें तो मेरा ख्याल है कि जो गैर सियासी लोग हैं वो भी आप मजे ले रहे हैं, वो एक और बात है, लेकिन जो फैक्ट है वो तो सारी पाकिस्तान जानता है कि ये कौन सा खानदान है और किस खानदान ने बैसाखियों पे चलते रहे हैं, और आज जो है तो ये चे गवेरा बन गए हैं, आज ये जो है तो नेल्सन मंडेला बन गए हैं, आज ये जो है तो वो इन्होंने याद भुला दी है जितने भी हमारे रेवोल्यूशनरी लोग थे। तो लेकिन अभी हाल ही में जब आर्मी चीफ ने भी जिक्र किया इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में कि माजी को भुला देना चाहिए और हमें अपना घर सही करना चाहिए, तो एक नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी कहीं बयान आता है। नून लीग ने पूरी ये बयानियां उठाया कि जी देखें हम लोग जो बात कह रहे थे वही बात आज कही जा रही है, और उस वक्त इसको डॉन लीग्स बना दिया गया। और नाज़रीन, मैं आपको सिर्फ ये उस वक्त वजीर आजम हाउस का प्रेस रिलीज आपको दिखा देता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने जारी किया था, और इसको जो डॉन अखबार की खबर थी उसे कहा गया था प्लांटेड स्टोरी है, और ये कहा गया था कि इट वॉज अ ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और वजीर आजम नवाज शरीफ ने खुद, ये वजीर आजम हाउस का प्रेस रिलीज है, खुद ये कमेटी बनाई थी जिसमें ISI, MI और IB के अफसरान थे, और अपने वुज़रा को उनके सामने पेश किया और फिर उसको फारिग किया। तो जब ये वाला प्रेस रिलीज है जो उन्होंने जारी किया था डॉन लीग्स का, अब वो कह रहे हैं कि जी जो हम बात कह रहे थे वही है, तो इसमें फर्क है या वाकई सही कह रही है? इन्होंने अपने मौक़िफ़ बदले हैं हालात के मुताबिक। जब इनको कोई चीज़ सूट करती है तो ये उस पर अड़ जाते हैं, और जो चीज़ इनके खिलाफ, जिस तरह के आप देखेंगे इनके फैसले जब इनके खिलाफ आते हैं तो फिर इदारे भी कमज़ोर हैं, इदारे भी बायस्ड हैं, और जब इनके फेवर में आते हैं तो फिर जमहूरियत की फतह होती है। तो ये इस तरह के इनके जो मुताजादात जो वो रहे हैं, स्टैंड्स रहे हैं, उसने इनको एक्सपोज कर दिया है। और आज ये हम देख रहे हैं जो बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के दरमियान जो एक एक्सचेंज हो रही है उसकी इल्ज़ामात की, वो इसी चीज़ की को जाहिर करता है। और मैं यहाँ पे नॉट दैट आई एम ग्रेट फैन ऑफ पीपल्स पार्टी, बट फैक्ट ये है कि जो बिलावल भुट्टो ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि यही वो लोग हैं, यही वो पार्टी है, यही वो लीडरशिप है जिन्होंने कि हमेशा अपने मफादात को, अपनी करप्शन को सेफ गार्ड करने के लिए इन्होंने मुल्क के मफादात को भी कंप्रोमाइज़ किया है, और इन्होंने अपनी पोजीशंस को कलाबाजियां भी खाई हैं, और इन्होंने हमेशा वो काम किया है जो कि इनकी ज़ात के इंटरेस्ट में हो, बजाय इसके कि वो मुल्क या इदारों के इंटरेस्ट में हो। सेनेटर शिबली फराज साहब, ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट सबमिट होगी आज वज़ीर आज़म ऑफिस? देखें, प्राइम मिनिस्टर एज आपको पता है कि वो तो क्वारंटाइन में है, और ये रिपोर्ट इसका हम अभी जायज़ा लेंगे, और जाहिर है कि इसको हम बजाय इसके कि हम इसको पीसमील, खबरें आपकी नज़र से गुजरी हैं कि कुछ क्या मैंने सुना है जी, आज के दिन मैंने सुना है कि ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है, लेकिन उसकी जो तफसीलात हैं वो मुझे मेरे इल्म में नहीं है। फाइलें भी गायब हैं, ये भी जिक्र आपने मुझे जी इसका जी जब तक मैं इसका इसकी पूरे रिपोर्ट को ना पढ़ लूं तो मेरा ख्याल है मैं इसका जवाब। अटॉर्नी जनरल साहब ने कंफर्म किया कि 2008 की कुछ डॉक्यूमेंट्स और फाइल अटॉर्नी जनरल ऑफिस से भी गायब हैं, और हमारे रिपोर्टर हसन अयूब ने जो रिपोर्ट्स फाइल की हैं इस हवाले से कि वो सबमिट होगी, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास है सील्ड रिपोर्ट, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंची है
कि डॉक्यूमेंट जो 1.5 मिलियन डॉलर्स की पेमेंट थी उस हवाले से रिकॉर्ड ही गायब है। देखें, ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जिस तरह मैंने आपसे कहा कि चूंकि मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी नहीं है तो इसलिए मैं उस पर कोई बात नहीं कर सकता। राइट। और नाज़रीन, आज जिस हवाले से खबरें चली और हमारे सामने आई कि 1.5 मिलियन डॉलर का रिकॉर्ड ही गायब है, वो कौन सा रिकॉर्ड है जो गायब है? वो दस्तावेज़ात हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस स्क्रीन पर आप जो दस्तावेज़ देख रहे हैं ये वो सेटलमेंट एग्रीमेंट है 14 मई 2008 का, और ये फैक्स के ज़रिए भेजा गया था। नैब हेडक्वार्टर में इसकी कॉपी आई थी और टाइम था जिस वक्त ये फैक्स हुआ था 4:11 27 सफ़ात हैं इस फैक्स के। और इसमें पहले सफ़े पे सेटलमेंट एग्रीमेंट है जिसमें कि पार्टी नंबर 1 चेयरमैन नैब नवीद एहसन है, जिसको कि फर्स्ट पार्टी कहा गया है, और फिर सेकंड पार्टी इसमें स्टीपल चेस ब्रॉडशीट LLC है, फिर स्टीपल चेस फाइनेंशियल सर्विसेज नई कंपनी बना के इनकॉर्पोरेट की गई, उसको पार्टी B बनाया गया, और फिर जेरेमी जेम्स इनके साथ ये मुआहिदा हुआ, और पार्टी नंबर 1 नैब को कहा गया और पार्टी नंबर 2 जो इनको कहा गया ब्रॉडशीट, जेरेमी जेम्स और स्टीपल चेस को। और इस मुआहिदे में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आप पहले सफ़े को देखते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सारे ब्लैंक्स नज़र आ जाते हैं। मैं इसकी कॉपी एक शिबली फराज साहब को भी दे देता हूं कि ये ब्लैंक्स, क्योंकि बैंकिंग का एक्सपीरियंस भी है और एग्रीमेंट जब साइन होते हैं फाइनेंशियल, तो सेनेटर साहब यकीनन जानते होंगे कि किस तरह के क्या ब्लैंक साइन हो सकते हैं। और इस सेटलमेंट एग्रीमेंट के क्लॉज नंबर 7 में नाज़रीन बताया गया है कि पेमेंट का शेड्यूल क्या है, और इस पेमेंट शेड्यूल में क्लॉज सेटलमेंट अमाउंट जो 1.5 मिलियन 15 लाख US डॉलर जो कि हमने जेरेमी जेम्स को देने थे और दिए, और जिसके कहा गया कि ये फ्रॉडुलेंट पेमेंट हुई है। इसमें पहली पेमेंट का कहा गया था कि ये 20 मई 2008 को होगी और इसका अमाउंट होगा 6,54,070 US डॉलर, और ये हाई कमीशन पाकिस्तान का लंदन में ये पेमेंट करेगा। और फिर 30 सितंबर या उससे पहले 8,45,930 डॉलर्स ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट इसकी पेमेंट होगी। और ये डॉक्यूमेंट नाज़रीन हम आपको दिखा रहे हैं, ये सेटलमेंट एग्रीमेंट था जिसके तहत पाकिस्तान हाई कमीशन ने ये पेमेंट्स की, और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे साइन है। जेरेमी जेम्स के जब आप दस्तखत देखते हैं तो 3 जगह पे जेरेमी जेम्स के सिग्नेचर हैं और एक जगह पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। अब ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के बिहाफ पे किसने साइन किए, ये आगे जाके थोड़ा सा हमें वाजे हो जाता है कि ये पाकिस्तान हाई कमीशन में साइन हुआ था, और इसमें साइन करने वाले कौन थे वो भी हमें नजर आता है। और विटनेस पे हमें शाहिद बेग साहब नजर आ रहे हैं। शाहिद बेग साहब गालिबन अकाउंट्स ऑफिस में थे पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन, जिन्होंने ये साइन किए। और अगला जब आप डॉक्यूमेंट इसी हवाले से देखते हैं जो कि कमीशन कह रहा है कि जनाब शायद ये गायब हैं, ये है लंदन से नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को फैक्स मैसेज जो कि 19 मई को भेजा गया। बाकायदा इसमें फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के एक फैक्स मैसेज का हवाला भी दिया गया है और पूछा जा रहा है कि जनाब आपने हमें जो ये फैक्स मैसेज भेजा है कि 1.5 मिलियन डॉलर की ब्रॉडशीट को पेमेंट कर दें, तो हमें ये बताएं कि क्या आपने ये रेमिटेंस हमें भेज दी है, फंड्स इस हवाले से भेज दिए, और आइंदा इस हवाले से जो भी आप खतो खिताबत करेंगे उसमें चीफ अकाउंट्स ऑफिस को शामिल करें। और ये साइन किसने किया? उस वक्त के डिप्टी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित साहब ने। उसके बाद 20 मई को एक और खत अब्दुल बासित साहब ने लिखा, बाकायदा तौर पर नैब को भेजा गया और इसमें बताया गया कि जनाब आपकी फैक्स हमें मिल गई थी 1.5 मिलियन डॉलर ब्रॉडशीट को, और जेरेमी जेम्स ने आज हाई कमीशन का दौरा किया और सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ। डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल आर बीइंग सेंट टू यू बाय बैग लीविंग लंदन टुमारो 21 मई 2008। डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, ये वो डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल हैं जो सेटलमेंट एग्रीमेंट में तय किया गया कि जब पेमेंट होगी तो फिर जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की रिक्वेस्ट हैं, वो तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस किए जाएंगे। और डिप्लोमेटिक बैग में डाल के दफ्तर खारजा को डिप्टी हाई कमिश्नर बता रहे हैं, नैब को फैक्ट भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि जनाब ये डिप्लोमेटिक बैग से कल आपको मिल जाएगा। और जो चेक इस हवाले से दिए गए नाज़रीन, उस चेक की कॉपी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, जिसमें कि 320,622.55 पेंस पाउंड स्टर्लिंग पाउंड में पेमेंट की गई ब्रॉडशीट LLC जिब्राल्टर को, जो कि क्वेश्चनेबल है और कमीशन कहता है कि ये जाली पेमेंट्स हैं। और इसकी तारीख है 20 मई 2008। यूनाइटेड नेशनल बैंक का नाज़रीन ये चेक है।
जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया था, अगर इदारों ने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया तो ये बैंकिंग रिकॉर्ड तो अवेलेबल होता है। जिस तरह से ये पेमेंट की गई, ये चेक मौजूद है, चेक किसने जमा करवाया, निकालने वाला कौन था, ऑथराइज कहाँ से हुई, किस अकाउंट से पेमेंट गई, ये तमाम चीज़ें तो स्टेट बैंक से भी मिल सकती हैं। फॉरेन अफेयर्स का जैसे हमने आपको बताया ये रिकॉर्ड अवेलेबल है। पेमेंट इंस्ट्रक्शन, इसके बाद हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स है जेरेमी जेम्स का, और इस हवाले से जी बिल्कुल इसी डॉक्यूमेंट में, और इसकी तारीख है 29 सितंबर 2008। अब ये कह रहा है कि जनाब ब्रॉडशीट के लिए जो पेमेंट है इक्विवेलेंट डॉलर उसके बनते हैं 8,68,000 और ये हमें वायर ट्रांसफर कर दें US डॉलर टू ब्रॉडशीट LLC एट कॉम्पस बैंक। और इस हवाले से फिर हमारा अगला अब आपको नजर आ जाता है कि नैब ब्रिगेडियर इनायतुल इलियास फ्रॉम डिप्टी हाई कमिश्नर, और नैब हेडक्वार्टर 29 सितंबर को ये लेटर लिख रहा है कि जनाब मंजूरुल हक डिप्टी हाई कमिश्नर ने ये लेटर लिखा कि जेरेमी जेम्स जो चेयरमैन ब्रॉडशीट है वो इंसिस्ट कर रहा है कि पेमेंट वायर ट्रांसफर से कल तक कर दी जाए, और उसमें अकाउंट नंबर भी दिया गया है। एज यू हैव अलाउड अस टू मेक द पेमेंट इमीडिएटली, वी आर प्रोसीडिंग अकॉर्डिंगली। द रिसीट एंड डॉक्यूमेंट विल बी फर्निश्ड टू यू लेटर when received from Mr. Jeremy James later। और एक और डॉक्यूमेंट आपको दिखाते हैं 29 सितंबर 2008 का। ये है नाज़रीन ट्रांसफर ऑफ फंड्स का, जिसमें बाकायदा तौर पे बताया गया है कि 8,45,000 US डॉलर्स पे कर दी गई हैं। बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं यूनाइटेड नेशनल बैंक लंदन को, और डायरेक्टर अकाउंट्स शाहिद अली बेग और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर अल्ताफ हुसैन ने ये पेमेंट्स के लिए बैंक को इंस्ट्रक्शंस कर दी। और फिर ये जेरेमी जेम्स का नाज़रीन आपको डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, जिसमें कि जेरेमी जेम्स बता रहा है कि मैं पेमेंट्स की जो रिसीट है इस हवाले से कि हाँ जी मुझे ये पेमेंट्स मिल गई हैं। और अगले सफ़े पे आपको नाज़रीन TT दिखाते हैं वो रिकॉर्ड के जनाब ये पेमेंट्स बाकायदा तौर पे की गई हैं पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। सेनेटर शिबली फराज साहब, चेक्स मौजूद हैं, वायर ट्रांसफर्स के TTs मौजूद हैं, सारा कुछ शरीफ खानदान की TT का रिकॉर्ड और सारी चीज़ें तो निकल आती हैं। यहाँ पे उसी नैब के पास ये फाइलें गुम हो गई, चेक्स मौजूद हैं, मुझ जैसे रिपोर्टर के पास उस दौर से मौजूद हैं। ना सिर्फ ये, एक और आपको बता देता हूँ, US में कोलोराडो कोर्ट्स में भी ये डॉक्यूमेंट सारे सबमिट हुए थे, वहाँ भी मौजूद हैं। तो कमीशन ने क्या कोशिश नहीं की या नॉन कोऑपरेटिव रहे हैं इदारे के जनाब हमने ये देना ही नहीं है, क्योंकि 15 लाख US डॉलर इज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। तो अगर 12 लाख जेरेमी जेम्स को दे दिए, 3-4 लाख डॉलर नैब के अफसरान खुद खा जाएं, तो डॉक्यूमेंट गायब करना कोई मुश्किल काम है? देखिए, मैंने जिस तरह आपसे कहा, चूंकि ये रिपोर्ट आई है और जैसे अजमत ने जो हमारी कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना था, तो जाहिर है कि उसमें जो भी आर्गूमेंट्स होंगे, जो भी उसकी तफसीलात होंगी, जो भी उसमें इंकशाफात हैं, उसमें सारा पता चल जाएगा कि किधर किस शख्स ने, किस इदारे ने, किस हुकूमत ने इस सारी चीज़ को इस तरह से हैंडल किया। बिकॉज उसमें उनके एक कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें कि वो नहीं चाहते थे कि ये जो फैक्ट्स हैं वो जो है तो सामने आए। तो जाहिर है वो रिपोर्ट करके, और हम बाकायदा उस पर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और सारी शेयर करेंगे। मेरा ख्याल है एक दफ़ा रिपोर्ट पब्लिक हो जाए, एक दफ़ा इस पर सारी बात हो जाए, तो फिर आई एम श्योर कि हम आपके प्रोग्राम में भी उसको हम वो कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हुकूमत को एक क्रेडिट तो जाता है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी बनवाते हैं और कुछ रिपोर्ट्स आप पब्लिक करते हैं, तमाम रिपोर्ट्स आप पब्लिक नहीं करते। आप चैलेंज करना चाहें तो मैं बता दूंगा कौन सी नहीं पब्लिक की। और एक्शन जो है वो लैकिंग करता है। इस पे एक्शन भी होगा या सिर्फ रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी? आई एम श्योर कि ये इस पे न सिर्फ के इसमें पता चलना चाहिए कि कौन थे वो लोग जिन्होंने के मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाया, किस करप्शन को छुपाया गया, और कौन थे वो लोग जिन्होंने के इसमें अपना रोल अदा किया। स्विस अकाउंट्स के हवाले से भी इतलात हैं कि इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने रिकमेंड किया है, क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी था स्विस अकाउंट्स, वो रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद है, उसे डीसील किया जाए और देखा जाए कि कोई मुनासिब कार्रवाई अगर हो सकती है तो की जाए। हुकूमत इस हवाले से इंटरनेशनल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए तमाम ताउन तमाम इदारों को कहेगी कि जनाब किया जाए। बिल्कुल। देखिए, हुआ तो ये है कि हमने जो जहाँ तक स्विस अकाउंट्स का बात है, ये तो हमने मीडिया पे पहली दफ़ा भी कई दफ़ा डिस्कस हुआ है, और ये फैक्ट है कि जब गिलानी साहब ने जो इस्तीफ़ा उनको देना पड़ा, वो बुनियादी वजह यही थी, वो ख़त न लिखने की वजह थी। तो अब ये तो इसकी इसकी जो सीक्वेंस है, इसकी जो पूरी डिटेल है, वो जब तक सामने नहीं आएगी
और जो कि इंशाल्लाह आएगी, और उन लोगों को डेफिनेटली सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के कामों से जो मुल्क के जो इंटरेस्ट होते हैं वो कंप्रोमाइज़ होते हैं, और उन लोगों की जो इनफरादी तौर पे जिनको बेनिफिट मिलता है उसका मुल्क को नुकसान होता है। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि इस हुकूमत में बैठे हुए लोग महंगाई से फ़ायदा किस तरह उठाते हैं। बिजली की कीमतें बढ़ाते हैं तो उनकी कंपनी कैसे फ़ायदा उठाती है। गैस की कीमत बढ़ती है और 140% बढ़ चुकी है, मजीद 100% से ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्रपोजल्स आ चुके हैं सुई सदन गैस के कि 1 जुलाई से बढ़ाएं, तो उनकी कंपनीज को फ़ायदा कैसे होगा। बिजली की कीमतें जब से ये हुकूमत आई है 50% बढ़ चुकी हैं, उनकी कंपनीज को फ़ायदा कैसे होता है। और 1 रुपया जब कीमत बढ़ती है, जो कि इस हुकूमत ने कई रुपए बढ़ाई, तो सर्कुलर डेट कितना बढ़ता है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर सेनेटर शिबली फराज साहब की सेनेट की जो कमेटी रिपोर्ट है उस पर अमल होता तो सर्कुलर डेट इतना ही बढ़ता, और जो दावे किए गए थे सर्कुलर डेट के हवाले से वो क्या हैं, और क्या वजीर आजम इमरान खान साहब अपने किसी SAPM को बचा रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट इसके उनके अपनी मिनिस्ट्रियल कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है कि जनाब ये शख्स का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये सवाल अब वजीर आजम से डायरेक्टली भी होगा और उनके वुज़रा से भी होगा। क्या सवाल है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जो कुछ महंगाई के ज़रिए आप लोगों को गुजरना पड़ रहा है, बर्दाश्त करना पड़ रहा है, उस बारे में कहा जाता है कि गिरा कट गया और कफन चोर आ गया, और इसकी बड़ी वजूहात होती हैं। और उसमें से एक बड़ी वजह महंगाई की है कि जब भी महंगाई होती है, किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती है, तो मनी ट्रेल जब आप फॉलो करें तो आपको पता लगता है कि अच्छा यार, ये आवाम की जेब से पैसा निकल के किस हुक्मरान की जेब में जा रहा है। और इस हुकूमत में भी माजी की हुकूमतों की तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जेबों में पैसे जा रहे हैं। अब आपकी जेब से पैसा निकाला कैसे गया है जब पिछले 2.5 साल में, इसमें सिर्फ आपको गैस और बिजली, 2 मैं एग्जाम्पल्स बताता हूँ, बाकी भी मेरे पास ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की पड़ी है रिपोर्ट कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद फरवरी 2019 के जारी करदा आदाद और शुमार के मुताबिक 1 साल में गैस की कीमतों में 85.31% और बिजली के नरखों में 8.48% इजाफा हुआ। फरवरी 2019 से फरवरी 2020 के दरमियान गैस की कीमतों में 54.84% इजाफा हुआ। यानी कि अगर आप अब गैस की कीमतें ही ले लें तो ये 85 जमा 54 तकरीबन ये 140% इजाफा गैस की कीमतों में। और फिर फरवरी 2021 से फरवरी 2020 के दरमियान बिजली के नरखों में 43.06% इजाफा हुआ, और इससे पहले 8% इजाफा पहले हो चुका था। तो तकरीबन 51% इजाफा सिर्फ बिजली की कीमतों में और 140% इजाफा गैस की कीमतों में। और अभी जो प्रपोजल्स अंडर डिस्कशन है वो यही है कि बल्कि लास्ट कैबिनेट मीटिंग में भी यही हुआ था कि प्रपोजल आए कि बिजली की कीमतें ही बढ़ानी है, इसके लिए ऑर्डिनेंस लाना है। सेनेटर साहब देखिए, ये इत्तेफाक है कि मैं उस कैबिनेट मीटिंग में नहीं था क्योंकि मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया था और मैं उस कैबिनेट में नहीं था। बहरहाल मैं माजरत के साथ थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूँगा कि जो आपने बातें की हैं वो एज फार गिरा कट गया, कफन चोर आ गया। जी बिल्कुल। देखें, ये तो थोड़ा सा मुबालगा हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखें, नहीं, आपकी हुकूमत में अच्छे लोग भी हैं, मसलन ताबिश गौहर साहब जो SAPM है जी प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने एक खत लिखा है और उसमें बताया है कि जो भी आप अगली कार्रवाई डालने चाह रहे हैं, और उसमें है कि एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक पावर सर्विसेज to the consumers in the shape of surcharges subject to a cap. This enabling provision has to be applied extremely judiciously and sparingly in the future losses. कि ये वफाकी हुकूमत की जितने भी लॉसेस हैं वो आवाम पे, आप कंज्यूमर पे ट्रांसफ़र कर दें। और ये के इलेक्ट्रिक के हवाले से उन्होंने लेटर लिखा है कि जनाब कंज्यूमर का भी थोड़ा सा ख्याल रख लें। देखें, पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा कोई भी इस बात का कि सेंसिटिव नहीं है कि अवाम पे बोझ कम से कम डाला जाए, ये तो तय है। दूसरी बात ये है कि जो सेक्टर है उसके इनहेरेंट मसाइल क्या हैं, वो मैं इनहेरेंट मसाइल पे आपने रिपोर्ट बनाई थी, मुझे इस पैराग्राफ का मतलब बता देंगे। इफ जनरेशन प्राइस इंक्रीजेस बाय ₹1 किलोवाट पर आवर ड्यू टू इंक्रीज इन ऑयल, गैस, RLNG प्राइसेस और डिवैल्यूएशन, द प्राइस टू कंज्यूमर विल इंक्रीज टू ₹12.53 किलोवाट पर आवर फ्रॉम ₹11.37। और फिर आपने बहुत ही खौफनाक चीज लिखी हुई है कि इंक्रीज इन एनर्जी प्राइस विल अफेक्ट पेइंग कैपेसिटी ऑफ कंज्यूमर्स दैट इन टर्न विल इंक्रीज पॉवर्टी, थेफ्ट, नॉन रिकवरेबिलिटी एंड रिजल्ट इन एडिशनल लॉस ऑफ ₹12 बिलियन
पर 1 रुपी इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, 1 रुपया बिजली बढ़ाओ, 12 बिलियन लॉसेज उसमें बढ़ जाएंगे। एंड रिजल्टेंटली द एनुअल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सर्कुलर डेट विल इंक्रीज टू ₹120 बिलियन पर एनम। और आपने जो ये फाइंडिंग दी है, आपके पिछले 2.5 साल में आज अगर सर्कुलर डेट 1.2 ट्रिलियन है, आपने 50% बिजली की जो कीमत बढ़ाई है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है उसके साथ। अगर ये चीज सेनेटर शिबली फराज साहब को समझ आ रही है, जो रिपोर्ट है सेनेट जो ईवान है जिसमें बैठ के आपने ये लिखी, पावर मिनिस्ट्री को क्यों नहीं समझ आ रही? देखिए, मैं उसकी आपको बताऊं कि ये जो मैंने लिखा है ये तो बिल्कुल ये दुरुस्त है, ये आई स्टैंड बाय इट। दूसरी बात ये है कि देखें जी, आपको उसको पूरे तनाजुर में देखना होगा कि क्या होता है। बुनियादी तौर पे जो आपकी 80% आपकी जो सर्कुलर डेट में एक्यूमुलेशन होती है वो कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से होती है। उसकी बुनियाद ये है कि जब आपके मुल्क में सिर्फ इस बात पे जोर दिया जाए कि हमने जनरेशन करनी है और आप डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन पे आप तवज्जो ना दें, तो उसका नतीजा क्या होता है? एक है जो 20% है वो सेक्टर की इनएफिशिएंसीज हैं और 80% है जो कि वो कैपेसिटी पेमेंट्स। अब मैं आपको बताऊं 2013 में कैपेसिटी पेमेंट का मतलब है कि बिजली पैदा हो रही है, आप अगर इस्तेमाल नहीं भी करते तो आपने उसके पैसे देने हैं। बिल्कुल, टेक और पे। और हुकूमत में भी ऐसे लोग हैं जिनके पावर प्लांट्स हैं जिनको कैपेसिटी पेमेंट हो रही है। उसको आप एक सेकंड के लिए जरा साइड पे रख दें। मैं आपको देखिए बात बताता हूं कि जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो उससे ये होता है कि जब आपने वो मायदे किए जिसमें कि आपने टेक और पे के मायदे किए, मानी यही थे जिस तरह आपने कहा कि अगर आप बिजली को इस्तेमाल करें, खरीदें या ना खरीदें, आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। एक वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि जो आपका जो पावर सेक्टर है पूरा, उसका जो एनर्जी मिक्स है यानी कि फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है, बजाय इसके कि मैं आपको ये पूरे वसूख के साथ और डिटेल के साथ बता सकता हूं कि पिछली हुकूमतों ने रिन्यूएबल एनर्जी को जानबूझकर पीछे रखा। बिकॉज पिछली हुकूमतों में जो लोग बैठे थे वही आपकी हुकूमतों में आ गए। नहीं, देखें, ब्यूरोक्रेसी तो आप इनहेरिट करते हैं ना, आप कोई नए वो लोग तो नहीं ले। एससीपीएम भी इनहेरिट करते हैं। देखें जो एससीपीएम है, जहां तक ताबिश का ताल्लुक है, इस तरह ताबिश तो अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं, मिनिस्टर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि अब मुझे आप बताएं कि ये फॉर्मूला कि आपने चाहे बिजली लें या न लें, आपको ये बताने के, मैं आपको बताऊं 2013 में 186 अरब रुपए का था कैपेसिटी पेमेंट्स। अब आपको पता है कि क्या है, पिछले साल थे 650 अरब रुपए, वो हो गए। इस साल 850 अरब हैं और 2023 में हुकूमत में तो ये दावा था कि दिसंबर 2020 तक इसको जीरो कर देंगे। देखिए, एक फ्लो यानी फ्लो जीरो हो गया। देखिए, फ्लो जीरो नहीं तो डबल स्पीड हो गई है। मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स है ना। सबसे जो बड़ा क्रॉनिक हमारी हुकूमत ने तो हमने तो रीनेगोशिएट किया। इसका मतलब है कि गरीब की गर्दन मरोड़ो, आवाम की गर्दन मरोड़ते जाओ और ये चीजें चलती रहे और स्पीड फ्लो डबल हो गया। एक नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और कौन फायदे उठा रहे कोशिश करेंगे आज ही आपको बता दें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि कमीशन तो बना लेते हैं, लेकिन सवाल है कि उसके बाद फिर क्या होता है। सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे प्रोग्राम में पहले भी आए थे और मैंने पेट्रोलियम कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से जब सवाल किया था आज से तकरीबन 2 माह पहले गालिबन, तो क्या जवाब था, आइए देखते हैं। पेट्रोलियम की मिनिस्ट्रियल कमेटी थी, वो रिपोर्ट मिनिस्टर साहब इस हफ्ते आ जाएगी। बिल्कुल जी। और जिम्मेदारान जो है उनके खिलाफ एक्शन होगा। उमर बिल्कुल होना चाहिए, उसमें भी मैं जरूर होना चाहिए, क्योंकि देखें बात यह है कि दो चीजें, मैं आता हूं सर आपकी तरफ भी, दो चीजें होती हैं। एक होता है कि किसी वजह से अगर रिपोर्ट में ये जाहिर होता है कि किसी ने अपनी ड्यूटी करने में नादानी की है, कोई और वजह है, बिल्कुल होने चाहिए। हम तो वही, हम वो गवर्नमेंट है, हम कहते हैं कि जो हम किसी और को कह रहे हैं जिस वजह से ये मुल्क पीछे रहा है, बचाने की कोशिश नहीं की। मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को भी बचाने की कोशिश की जाएगी। जो जिसके नाम आएंगे वो उन पे एक्शन होगा और नाम सामने ले आए, ठीक है ना। दूसरी बात, जहां तक कि इसका ऑयल का ताल्लुक है, ये भी बिल्कुल असद उमर अब इंशाल्लाह वापस आ गए हैं और आप देखेंगे कि इन अदर फ्यू डेज हम इसको वो करेंगे। बिकॉज देखिए, हम तो अगर हमारा इरादा ना हो जी। और असद उमर साहब का 2 दफ़ा सेनेटर शिबली फराज साहब ने जिक्र किया और असद उमर साहब से हमने पूछा कि आपने ये रिकमेंडेशन दी और वज़ीर आज़म को क्या कहा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये देखते हैं। पेट्रोलियम कमीशन की आपकी मिनिस्ट्रियल कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी उस पर अमल दरामद हो गया? अब तो मेरे ख्याल 4 हफ्ते से भी ज्यादा या 4 हफ्ते हो गए हमने जमा करवा दी है वो रिपोर्ट। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ और फर्दर तहकीकात करने के लिए कहा था। जो भी वजीर आजम के ख्याल में उनके तमाम इंफॉर्मेशन जिसकी बुनियाद पे वो फैसला करना चाहते हैं उनके पास आ जाएगी, वो फैसला कर लेंगे। और उसमें ये रिकमेंडेशन थी। और ये भी मैं बता दूं, मैं ऑन एयर ये भी बता दूं
कि अरशद शरीफ को यह भी पता है कि हमने क्या रिकमेंडेशंस की थी। फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और टिल द टाइम फोरेंसिक ऑडिट हो, लेकिन मेरे जरिए नहीं पता चला था। And Nadeem Babar साहब should step aside till the time forensic audit is done. जो भी सिफारिशात थी, लेकिन सिफारिशात आपको पता है कि वो जमा करा दी गई हैं और जब वजीर आजम अपने मुतमईन हो गएंगे, तमाम उनके पास मालूमात आ गई हैं, तो वो यकीनन उस पर फैसला भी कर देंगे। वजीर आजम ने ही बनाई थी ये कमेटी। जी सेनेटर शिबली फराज साहब, तो 2 माह से ज्यादा हो गए, क्या स्पेसिफिकली बचाया जा रहा है? और आपकी मिनिस्ट्रियल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा? नहीं, देखिए जी, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये वक्त इतना हो गया है और मेरे ख्याल में ये इसको अब आ जाना चाहिए। मुझे हकीकत में कोई मालूमात नहीं है कि ज़ाहिर है कि इतनी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि मालूमात अपनी अपडेट करूँगा कि उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, हम जब बुलाएंगे तो आप अपडेटेड होंगे इस पर। आई होप सो। और एक्शन भी हुआ होगा एज रिकमेंडेड बाय द मिनिस्ट्रियल कमेटी। नहीं, मतलब है कि मैं ये तो कह सकता हूँ कि जो उसकी तहकीकात, उसकी जो पॉइंट्स हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं जिसमें कि ब्लेम किया गया है, जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है, कम से कम वो तो पता चल जाना चाहिए। और जाहिर है कि जब ये पता चल जाए तो फिर उस पर एक्शन भी तो होना चाहिए, बिकॉज ये कोई एकेडमिक एक्सरसाइज तो थी नहीं। ये तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते थे कि जो भी एक इशू हुआ उसमें तहकीकात हुई, उसके लिए Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus parents